नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा आधार होता है राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका सुजस और उसी का डेली ई पेपर सुजस ई बुलेटिन के नाम से जो आता है, उसी को आधार बना के हम हर दिन की क्लास डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं हर दिन महात्मा गांधी के कोटेशन के साथ। आज का कोटेशन क्या है? जब हम अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना शुरू करेंगे तो घरों में हमारे आपसी संबंध एक अलग रूप ले लेंगे। ये दरअसल कल हिंदी दिवस जो था उसके संदर्भ में महात्मा गांधी का वैसा ही कोटेशन लिया गया है जो भाषा से संबंधित हो, कि अगर हम अपनी भाषा में बात करना शुरू करेंगे, घर में हम आपस में शिक्षा प्राप्त करना शुरू करेंगे अपनी भाषा में, तो हमारे संबंध एक अलग रूप ले लेंगे। कहने का मतलब ये है, शिक्षा का हमारे संबंधों में क्या महत्व है उसको आधार बना के आप एक निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। अब शुरू करते हैं हर दिन की हेडलाइन के साथ। पहली न्यूज है पल्स पोलियो अभियान से संबंधित, दूसरी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम डिटेल में पहले देख चुके हैं। अगली खबर है वन्य जीव संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। तो दरअसल 2 अक्टूबर से एक वन्य जीव सप्ताह शुरू हो रहा है राजस्थान में, तो इसको लेके आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ये है लंपी रोग से बचाव, इसके संबंध में जो टीके लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज है। आगे जो अगली खबर है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित है। तो ये लगातार चर्चा में है क्योंकि ब्लॉक स्तरीय मुकाबले अब शुरू हो चुके हैं, 12 से 15 सितंबर तक ये चलने वाले हैं। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है हिंदी भाषा का राष्ट्रीय अखंडता में अहम योगदान। ये कल हिंदी सेवा पुरस्कार मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए 2 लोगों को। तो वो 2 लोग कौन कौन से हैं और हिंदी सेवा पुरस्कार क्या है, किनको दिया जाता है, ये सारी बातें आज देखेंगे। फिर अगली खबर ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, तीनों को हम एक कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से पहले पढ़ चुके हैं। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। आगे जो अगली खबर है राजस्थान निक्षय कवच योजना। ये योजना क्या है? ये जो क्षय मुक्त अभियान भारत सरकार का है 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन करना, उसी संदर्भ में राजस्थान में निक्षय कवच योजना है जो राजस्थान में से टीबी का उन्मूलन करने से संबंधित है। इधर एक खबर है सक्षम अलवर अभियान और दूसरी पालनहार। तो ये पालनहार योजना क्या है, इसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है। जैसा हम हर दिन एक इंडेक्स बनाते हैं न्यूज़ के बेस पर, तो आज क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हिंदी सेवा पुरस्कार, क्योंकि क्या था, हिंदी दिवस था कल 14 सितंबर, तो हिंदी दिवस के बारे में भी जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। कोई भी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई भूमिका होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, तो वो क्या है वो देखेंगे। फिर है राजस्थान निक्षय कवच योजना, इसके बारे में छोटी सी चीज़ें जानेंगे। पालनहार योजना को समझेंगे और वन्य जीव सप्ताह के बारे में कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी सेवा पुरस्कार। क्या है हिंदी सेवा पुरस्कार, कब दिया जाता है? तो कल दिया गया। ये हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के 2 लोगों को प्रदान किया गया। कौन कौन? डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल कावरा। इन दोनों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। दोनों के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल कावरा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों प्रदान किया गया? तो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा लेखन कार्य किया, चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जब बात की जाती है कि चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसके बाद हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि अगर चिकित्सा क्षेत्र में है तो इसका मतलब कुछ और भी क्षेत्र होंगे या कुछ और भी वर्ग होंगे जिनमें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो वो कौन कौन सी और श्रेणियाँ हैं या कौन कौन से और वर्ग हैं, वो ये हैं। ये 6 विभिन्न वर्गों में ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से 6 वर्ग हैं? जैसे लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, विज्ञान व तकनीक, विधि और कृषि। ये वो 6 वर्ग हैं जिनमें उत्कृष्ट लेखन के लिए, और वो लेखन कैसा होना चाहिए? वो लेखन हिंदी में होना चाहिए। तो दरअसल ये पुरस्कार ही इसलिए है ताकि हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया जाए। इसीलिए हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए इन 6 क्षेत्रों में, इन 6 वर्गों में ये पुरस्कार दिया जाता है। लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र, विधि और कृषि। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 50,000 रुपये इसमें पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। आप देखते हैं कि हिंदी दिवस क्या है, क्योंकि कल क्या था, 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। अब सवाल उठता है कि 14 सितंबर को क्यों होता है, इसके पीछे क्या भूमिका है या क्या कहानी है। तो दरअसल 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा में हिंदी को सबसे पहले राजभाषा घोषित किया गया था, और 14 सितंबर 1953 से पहली बार जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। तो प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953। 14 सितंबर डेट को क्यों चुना गया? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया।
अब सवाल उठता है राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और मातृभाषा क्या होती है। हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है नेशनल लैंग्वेज, तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। राजभाषा मतलब राज कार्य की भाषा है, जो सरकारी काम होंगे उनमें हिंदी का उपयोग किया जाएगा। विभिन्न आदेशों में, सरकार के नोटिफिकेशन में, विज्ञप्तियों में, इनमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी क्या है? राजभाषा। इसका उल्लेख कब किया गया? सबसे पहले तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में से राजभाषा घोषित किया गया। इसकी संवैधानिक स्थिति देख लेते हैं हम। संविधान में हिंदी को लेकर क्या प्रावधान है? तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है संविधान में लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये बात एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है हिंदी, ना कि नेशनल लैंग्वेज। अगर नेशनल लैंग्वेज होती तो उसको हम राष्ट्रभाषा कहते, तो हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, राजभाषा, या इसको हम समझ सकते हैं राज की भाषा, मतलब राज कार्य की भाषा। तो हिंदी वो भाषा है जिसमें सरकारी काम किए जा सकते हैं, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 343 एक क्या कहता है? इसके अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी, मतलब भारत को संघ कहा जाता है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसकी राजभाषा जो होगी हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये देवनागरी लिपि ही है, तो यही लिपि होगी। हिंदी संस्कृत किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन जो अक्षर, जो संख्या, अंकों का जो स्वरूप होगा उसमें देवनागरी नहीं, बल्कि जो इनका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है उसको स्वीकार किया गया है। अब ये क्या होता है? ये जो अंक लिखे हुए हैं, जैसे 3, 4, 3, 1, ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है अंकों का। जबकि देवनागरी में इसको कैसे लिखते हैं? तो 3, 4, 3, 1, ये इस तरह से देवनागरी में लिखा जाता है। तो जो संविधान में स्वीकार किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, मतलब इस वाले पैटर्न को स्वीकार किया गया, जबकि हिंदी की जो लिपि है वो स्वीकार की गई देवनागरी, और अंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है राजस्थान निक्षय कवच योजना। नाम है क्षय में नि उपसर्ग लगा दिया गया है, मतलब क्षय से रहित करना, क्षय रोग का उन्मूलन करना, यही इस योजना का उद्देश्य है। तो जैसा कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करना है, तो उसी संदर्भ में उसी को सपोर्ट करते हुए राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसका नाम है राजस्थान निक्षय कवच योजना। इसका उद्देश्य क्या है? टीबी संक्रमण को फैलने से रोकना। संबंधित विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? योजना के अंतर्गत, निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत उपचार की पूरी अवधि के दौरान प्रति माह 500 रुपये पेशेंट को दिए जाते हैं। आगे कुछ विशेषताएं और दी गई हैं। गंभीर क्षय रोगियों के लिए उपचार अवधि में प्रति रोगी एक बार निम्नलिखित चीज़ें प्रदान की जाती हैं। कौन कौन सी? 2 स्पिटून कप, 10 मास्क, 10 लीटर फिनॉल। ये आज के विज्ञापन में ही था, वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि ऐसे जो सरकारी विज्ञापन होते हैं उनसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। अगली जो न्यूज़ है या अगली जो योजना है वो है पालनहार योजना। तो जैसा कि हमारा एक पैटर्न है, अगर कोई भी हम शब्द पढ़ेंगे तो शब्द का अर्थ समझेंगे। पालनहार, अगर इस योजना का हम उद्देश्य जानना चाहेंगे तो हमें पालनहार शब्द को थोड़ी देर के लिए तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ के 2 शब्द निकल के आएंगे, एक पालन और एक हार। हार एक प्रत्यय है। हिंदी के 4th पेपर में आपसे पूछा भी जाता है, कोई एक प्रत्यय देके इससे बनने वाले 2 शब्द बनाइए। तो देखने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हार प्रत्यय से बनने वाले 2 शब्द बताइए, तो उस दौरान याद नहीं आता है। लेकिन अगर आप थोड़े से अपडेट रहें, अपने कान खुले रखें, तो आपको याद आएगा। पालनहार भी एक योजना है। तो पालनहार में हार एक प्रत्यय है, जो पालन करने वाला है वो पालनहार है, जैसे जो ताड़ने वाला है वो तारणहार है। तो इसी तरह के आप शब्दों को भी ध्यान देते चलें हाथों हाथ। तो अब पालनहार का उद्देश्य क्या हुआ? मतलब ये ऐसी योजना है कि सरकार जिसमें कोई पालने वाला नियुक्त करती है। पालनहार मतलब पालने वाला कोई व्यक्ति। तो ये कौन होगा? ये दरअसल उन लोगों के लिए योजना है या उन बच्चों के लिए योजना है जो बच्चे अनाथ हैं, या जिनके माँ बाप को कोई गंभीर बीमारी है, या उनको आजीवन कारावास हो गया है, या उनको मृत्युदंड दे दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे होंगे उनके पालन पोषण के लिए सरकार एक व्यक्ति को नियुक्त करती है। वो व्यक्ति ही कहलाता है क्या? पालनहार।
और सामान्यतया ये व्यक्ति कौन होता है, ये उनके परिवार का ही ये जो निकटतम संबंधी होता है उसी को सरकार पालनहार बना के कुछ आर्थिक मदद देती है। यही इस योजना का उद्देश्य है। कौन सा विभाग इसे चलाता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उद्देश्य, तो उद्देश्य में जो लैंग्वेज लिखी गई है ये एज इट इज जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वहाँ से लैंग्वेज ली गई है, तो एग्जाम में आंसर के तौर पे ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है। लेकिन आप इसको समझने के लिए पहले आराम से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बहुत ही सिंपल वे में समझाया कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं या जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, इसकी कैटेगरी बनाई गई है सरकार ने कि कौन सी ऐसी कैटेगरियाँ हैं जिनको देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता है, उनको हम इसी वीडियो में अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अनाथ और देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है जिन बालक बालिकाओं को, उनको सरकार क्या देगी? परिवार के अंदर ही समुचित देख रेख, संरक्षण, शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे अनाथ हैं या जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है और उनको परिवार के अंदर ही क्या दिया जाए? शिक्षा, समुचित देखभाल, संरक्षण। तो परिवार के अंदर ही जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वही उनका कहलाएगा पालनहार, उसको सरकार क्या देगी? आर्थिक सहायता। ऐसे बालक बालिका एवं पालनहार परिवारों को समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी देखरेख, संरक्षण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना, यही पॉइंट हम देख चुके हैं अभी। अब जो श्रेणियां हैं या जो लाभान्वित श्रेणी है उनमें कौन कौन आएंगे? कहने का मतलब जो हमने यहाँ बात की कि ऐसे बच्चे जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो किन बच्चों को या कौन सी श्रेणियां जो ऐसी होंगी, उन श्रेणियों के कुछ नाम दिए गए हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? जैसे अनाथ बालक बालिका, जैसे न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। सरकार ने, न्यायालय ने जब किसी को मृत्युदंड दे दिया है तो उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसा होगा या कैसे होगा, उसी के लिए एक पालनहार नियुक्त किया जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी ये हो गई जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास दे दिया गया हो। आगे इसी में और 3-4 कैटेगरी और हैं जो सारी यहाँ लिखी हुई हैं, ये बस आपको याद रखनी है। जैसे पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, HIV या एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चे, नाता प्रथा होती है एक, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चे। इसमें याद रखने वाली एक बात यह है कि इसमें 3 बीमारियों के नाम आए हैं। कौन कौन सी? एक है सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस से संबंधित, दूसरा है कुष्ठ रोग और तीसरा है HIV। तो इन 3 बीमारियों से जो पीड़ित हैं माता पिता, उनके बच्चों को भी सरकार, तो ऐसा भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है आपको कि इनमें से कौन से रोग को पालनहार योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है या शामिल किया गया है। तो कौन कौन से रोग हैं जिनको शामिल किया गया है? HIV, एड्स, कुष्ठ रोग और तीसरा सिलिकोसिस। अब आगे चलते हैं अनुदान राशि। तो अनुदान राशि कितनी दी जाती है? अनाथ श्रेणी के जो, इसमें 2 श्रेणियां बनाई गई हैं अनुदान देने के लिए। एक श्रेणी है अनाथ बच्चों की और दूसरी श्रेणी है अन्य सभी। अन्य सभी में सब कुछ आ सकता है, जैसे जिनको बीमारी है कोई, ये 3 जो मैंने अभी नाम लिए, या उनको विधवा माता के बच्चे हैं या पुनर्विवाहित माता के बच्चे हैं, या इस तरह जो हैं वो बाकी अन्य सभी श्रेणी में शामिल किए गए हैं। तो जो अनाथ कैटेगरी के बच्चे हैं, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 1500 रुपये, और 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपये प्रति माह सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अन्य सभी श्रेणी में 6 साल तक के बच्चों को कितना? 500 रुपये, और दूसरी जो कैटेगरी है 6 से 18 साल तक के बच्चों को कितना? 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी हैं इसमें जिनमें अनुदान सहायता दी जाएगी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है वन्य जीव सप्ताह। तो वन्य जीव सप्ताह क्या है? नाम से पता चल रहा है कि वन्य जीवों का संरक्षण इसका उद्देश्य है। कब से शुरू होने वाला है? तो 2 अक्टूबर। अब आने वाले टाइम में ये न्यूज़ भी चर्चा में रहने वाली है, जैसे जैसे 2 अक्टूबर पास आएगा इसकी और डिटेल में हम न्यूज़ देखने वाले हैं। तो वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से शुरू होगा। वन्यजीवों का संरक्षण इसका उद्देश्य है। इसके संबंध में कल एक मीटिंग की गई मुख्यमंत्री द्वारा, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए उनकी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्कूली बच्चों सहित आमजन में वन्यजीव के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने हेतु रोचक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आगे सांभर लेक वेटलैंड क्षेत्र से अवैध ट्यूबवेल शीघ्र हटाए जाएंगे। चूरू के ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में ब्लैक बक की संख्या में वृद्धि के लिए संरक्षित क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। इस लाइन में याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं इन दोनों में कि ताल छापर कहाँ है? चूरू में। पहली बात तो जो चूरू के हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो राजस्थान के दूसरे क्षेत्र के हैं उनके लिए मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है कि चूरू कहाँ है? ताल छापर में। और कौन से जीव के लिए प्रसिद्ध है ये? तो ब्लैक बक। आगे विश्व धरोहर में शामिल भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए पानी की आवश्यकता को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसमें भी एक क्वेश्चन याद रखने लायक है कि
जो केवलादेव है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो केवलादेव क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है? तो आंसर है हाँ। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसको पानी की जो समस्या है या पानी की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए शीघ्र प्रयास किए जाएंगे। अगली खबर क्या है, मतलब इसके अगली विशेषताओं में क्या क्या निर्णय लिए गए। गोडावत, खरमोर और गिद्ध संरक्षण के लिए विशेषज्ञों के साथ कार्य किए जाएंगे। कोटा और आसपास के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। कोटा की एक न्यूज हमने कल भी पढ़ी थी, किशोर सागर जो तालाब है वहाँ, उसमें क्या किया जाएगा, बोट टूरिज्म, मतलब बोट विद रेस्टोरेंट। कल एक न्यूज़ थी जो हमने देखी थी। दूसरी खबर आज क्या है, कोटा और आसपास के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हमारे वीडियो के लास्ट में जो हम हर दिन देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रामदयाल शर्मा, राजीव महर्षि, गोपाल काबरा और अर्जुन सिंह शेखावत। चारों में से क्या होगा सही आंसर, ये आप हमें बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।